नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपुल्स टेक। मैं हूं आचल उपाध्याय। वित्त मंत्री ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बजट पर टिकी हुई है। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल ग्रोथ पर जोर दिया गया है। इसी के साथ नए रोजगार पैदा करने पर भी सरकार का ध्यान है। सोना चांदी की कीमतों में उछाल नजर आया है। बजट में बुजुर्गों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी जाएगी। कोऑपरेटिव के लिए टीडीएस सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ की गई है। वहीं 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। बजट में आम आदमी, किसान और नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या कुछ खास रहा है, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल ऑफिस में, वीरेंद्र नाथ भट्ट, आर्थिक विश्लेषक। तो पहला मेरा सवाल वीरेंद्र सर आपसे है कि आम बजट आपकी नजर में कैसा रहा, खासकर जब ये 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। देखिए, बजट कोई अकाउंट स्टेटमेंट नहीं होता है। इस बजट में सदैव थोड़ी राजनीति और थोड़ी इकोनॉमी, दोनों चीजें होती हैं। इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इट हैज टू बी मिक्स ऑफ बोथ। और हमें ये याद रखना चाहिए कि 2020-21 और 21-22 और टू ए लार्ज एक्सटेंट 22-23 ये बहुत ही कठिन समय था। और 2 साल तो पूरे पूरे चले गए पैंडेमिक में। और हमारी इकोनॉमी अब रिकवर कर रही है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में ये दावा किया गया था कि हमारी इकोनॉमी अब जो है पैंडेमिक से रिकवर कर चुकी है। हालांकि इससे बहुत लोग अभी सहमत नहीं हैं, क्योंकि अभी कंजम्पशन जो है प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं पहुंचा है। और हमारे जीडीपी का जो कंजम्पशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अकेले लगभग 60% है। तो जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगी, और इस बारे में भारद्वाज साहब बेहतर बताएंगे, इस बजट में भी मार्केट में डिमांड पैदा करने का प्रयास किया गया है। लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की कोशिश की गई है। जैसा हमने देखा कि जो इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, उसमें 7 लाख से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए तक की 5 करोड़ रुपए की सालाना इनकम तक वालों को इसमें छूट के प्रावधान किए गए हैं। और लोगों को ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स रिजीम में आने का एक डिफॉल्ट ऑप्शन दिया गया है। और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बाद में अपने भाषण में भी कहा कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का प्रपोज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज है 10 लाख करोड़ सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपया 400% ज्यादा है। 400% ज्यादा है। रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का कर्ज है। तो सरकार की तरफ से तो की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट 6.5 से 7% पे आए, बीच में आए। और कंजम्पशन बढ़े, डिमांड क्रिएट हो, इन्वेस्टमेंट हो और जॉब क्रिएशन हो। लेकिन इस पूरे बजट से और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उससे अभी भी ये विश्वास नहीं बना है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। थम्स अप रिस्पॉन्स है बजट को। 1000 पॉइंट से अधिक सेंसेक्स ऊपर गया है। तो इस बजट में हर संभव तरीके से ये प्रयास किया गया है कि कंजम्पशन बढ़े, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और उनको टैक्स में राहत मिले। आपको याद हो, नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ये शिकायत थी कि साहब मध्य वर्ग को नहीं दिया जा रहा। पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आ गई, फिर अप्रैल 20 में लॉकडाउन लगा, फिर अप्रैल 21 में लॉकडाउन लगा। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के चलते बंद हो गए। एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। लाखों लोग ऐसे थे जो अपने फ्लैट की गाड़ी की ये अन्य लोन की ईएमआई दे रहे थे, तो उनका सब जो है साइकिल बिगड़ गया। तो सरकार ने पहली बार इसको रोबस्ट तरीके से मध्यवर्ग की आकांक्षा को एड्रेस करने के लिए राहत दी है। इनकम टैक्स में राहत दी है। स्टॉक मार्केट से इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है। वी मस्ट होप प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट करेगा, थोड़ा सा उसको प्रयास होगा। ऐसा मुझे लगता है बजट में ये प्रयास किया गया है। तो अनिल सर बताइए कि आपकी नजर में ये आम बजट कैसा रहा है?
देखिए मैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ और यदि मैं एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और निर्मला सीतारमण जी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने सभी जो वर्ग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा है। उसके बावजूद ये बजट एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। एमएसएमई के लिए चार बड़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उन्होंने अनाउंस किए हैं। सबसे पहला तो 9,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड में इंफ्यूजन का मतलब ये है कि यदि हम इसको लीवरेज करते हैं तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग एमएसएमई के लिए कोलैटरल होने जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरी बात यह है कि ये जब क्रेडिट गारंटी फंड से गारंटी होती है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो भी कम हो जाता है। तो ये जो लोन होगा ये लगभग 1% के करीब मार्केट रेट से कम ही दामों पर उपलब्ध होगा। दूसरी जो अनाउंसमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने की है वो ये है आवाज चली गई है। इस समय किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारी आवाज और उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा दूसरा सवाल जो है वो वीरेंद्र नाथ सर से है गरीबों और मिडिल क्लास की इस बजट से आसान हो जाएगी। तो इस पर आप क्या चाहेंगे? देखिए जहाँ तक आपने जो गरीब वर्ग की बात की इस वर्ग के लिए सरकार पिछले 5 साल से लगातार लग रही है काम और डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम जो है पिछले 6 सालों में करीब केंद्र सरकार ने 28 लाख रुपया सीधा भेजा है और इस बजट जो है पीएम ग्रामीण आवास योजना जो है 80,000 प्रोविजन है और महिलाओं के लिए सेल्फ ग्रुप के लिए और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के लिए और एग्रीकल्चर सोसाइटी द्वारा गोडाउन बनाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर फिशरीज के लिए एनिमल हस्बेंड्री के सारे प्रोविजन किए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है रूरल पॉपुलेशन के हाथ में पैसा आए। इस नियत से और एग्रीकल्चर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जो बात मेरा मानना है कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। हमारे सिस्टम में आती है सरकार योजनाएं तो बना देती है लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और डिजिटाइजेशन से इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश 5 सालों में योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने 3.5 लाख करोड़ रुपया लाभार्थियों के खाते में सीधा भेजा है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के खाते में यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, स्वेटर है, बैग है, स्टेशनरी है। पहले सरकारी में बांटती थी बच्चों में इसमें बड़ा बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार होता था। अब 4,000 करोड़ रुपया सीधा बच्चों के या उनके पेरेंट के खाते में गया है। पूरे बजट में जो बात देखा होगा बजट जैसे आपने देखा होगा सारा जोर केवल है कि साहब इनकम टैक्स रिलीफ नहीं हुई है। इनकम टैक्स रिलीफ नहीं हुई है जो है इसमें बहुत सारा रेशन के ऊपर भी है। इस सब का तो इस सब का इंश्योर बेनिफिट है बजट का बेनिफिट है बजट का इंटेंडेड बेनिफिट जो बात की गई है और एमएसएमई सेक्टर में भी जैसा भी भागवत साहब ने कहा सारे योजना का लाभ बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल लाभ लोगों तक आसान काम नहीं होता है। एमएसएमई गली में भी बहुत सारे भी हैं या एक पीएम स्वनिधि योजना है वेंडर्स को लाभ देने की बात हमने कहा हाल में पीएम ने कहा 50,000 करोड़ रुपए का करीब 50,000 करोड़ ट्रांजैक्शन किया है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका सबका जो अंतिम उद्देश्य है कि लोगों के हाथ में पैसा डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और बाजार में डिमांड
यही काम अभी भारद्वाज अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। एमएसएमई भी पिछले 4 सालों में बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में। इसमें लगातार काम करने की जरूरत है और एमएसएमई सेक्टर को एमएसएमई से कैसे बाहर निकाला जाए। जो छोटे एमएसएमई वाले हैं, जो प्राइवेट लेंडर के जाल में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए जैसा भी कैसे निकाला जाए। 2 लाख करोड़ जैसा भी वो बता रहे थे, 2 लाख करोड़ रुपए की कोलेटरल के बगैर लोन की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी बातें हैं और सारा और इसके इम्प्लीमेंटेशन पे वो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सके, इसके लिए लगातार सरकार जोर दे रही है। जैसा मैंने अभी कहा कि एग्रीकल्चर का डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा कदम है। एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड का लाभ एमएसएमई को भी होता है, इकोनॉमी को भी होता है। तो ये सारा फोकस भी है। और एक बात और भी है, 2020-21 के हमारी मिल रही है, जो हमारी ग्रोथ रेट 8% दिखाई पड़ रही थी, इट वाज बिकॉज़ ऑफ लो बेस इफेक्ट। पिछले वर्षों में वो लगभग बार जो है वो बढ़ रही है। हमने रिकवरी काफी कर ली है। इस साल जो 7.5 है रेट का जो दावा है, उसको लो बेस इफेक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। एक्चुअल होगा, हालांकि एक्चुअल होगा। कल के इकोनॉमिक सर्वे में 7% का दावा किया गया है ग्रोथ रेट का, 7% का दावा किया गया है ग्रोथ रेट का, 6.5% रखा है। लेकिन 7% से कम ग्रोथ के बगैर 7% से कम ग्रोथ के बगैर में 9% से ऊपर चल रहा है। इस समय 9% से ऊपर चल रहा है, उसको नहीं किया जा सकता। तक एड्रेस को बढ़ना ही बढ़ना है, इसको बढ़ना ही बढ़ना है। सरकार की सारी कोशिश यही है, हर संभव तरीके से बाजार में डिमांड क्रिएट, एम्प्लॉयमेंट निवेश आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। सरकार ने जो बोरोइंग को भी काफी सीमित रखा है, 15 लाख करोड़ के आसपास रखा है। तो सरकार ने डेट जीडीपी रेशियो को भी रखा है। सरकार की अगर बोरोइंग नियंत्रित रहेगी, बाजार में उपलब्ध रहेगी, प्राइवेट सेक्टर को एमएसएमई सेक्टर को बोरो करने के लिए सरकारी सब बाजार में बोरो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए हुई है चुनौती। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, डॉलर का फ्लाइट हो रहा है अमेरिका की, इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन बना हुआ है, 6% बना हुआ है। पिछले साल आरबीआई ने 5 बार लगातार रेट हाइक जो है, क्रेडिट जो है, लेकिन क्रेडिट ऑफिस इंडिया में बहुत रही है, बहुत हेल्दी रही है। बैंकों के पास डिपॉजिट कम आ रहे हैं, डिमांड ज्यादा आ रही है, रेट की डिमांड ज्यादा आ रही है। इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया आरबीआई ने अपने नेक्स्ट क्वार्टर में। लगता है कि जो बजट है अपने ऑब्जेक्टिव है, वो काफी हद तक पूरे हो सकेंगे। तो मेरा जो अगला सवाल है वो अदिल सर कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आम बजट से आपको निराशा मिली हो? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। उनको आज आपकी मिल नहीं रही है। तो सर यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपको निराशा मिली हो, जो आप चाहते थे जो इस बार नहीं हो पाया है। लेकिन निराशा मुझको तो नहीं है, निराशा जो नेता विपक्षी दलों हैं उनको हो रही है इस बात से कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक बार भी मनरेगा का जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट में एक बार भी इन्फ्लेशन एक बार भी ये नहीं बताया कि मनरेगा का मनरेगा का वो बजट क्यों बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन अभी जनवरी में रिपोर्ट्स आई हैं 21-22 की तुलना में दिसंबर में मनरेगा में अब जॉब की डिमांड कम हुई है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल रूरल एरिया में मनरेगा में डिमांड कम आ रही है। इस बात को लेकर निराशा है। और तीसरी बात ये कहेगी कि मंत्री ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि कुछ दिनों का बयान आया था
यही का बयान आया था इसको इस समय अगर लाभ हो रहा है, समय अगर लाभ हो रहा है तो दाम घटाने के बारे में सोचना चाहिए, दाम घटाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में पेट्रोल का दाम 250 रुपए लीटर है, दाम 250 डीजल लीटर है, दाम डीजल का 66 रुपीस पर लीटर है, 266 रुपीस पर लीटर है। और तो पिछले कई महीनों से पेट्रोल कई महीनों से दामों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं इस बात को लेकर निराशा है, मैं इस बात को लेकर निराशा है कि महंगाई के बारे में और महंगाई के बारे में और मनरेगा के बारे में नहीं बोला। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बजट बहुत, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बजट इसमें कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं, कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं, जिसको हम इनकम टैक्स पे राहत, जिसको हम इनकम टैक्स पे राहत, वो इनकम टैक्स है वास्तव में वो इनकम टैक्स जटिलताओं को कम करने के लिए, जटिलताओं को कम करने के लिए, कंप्लायंस बर्डन को घटाने के लिए, रैशनलाइज करने, पूरे स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने का काम किया गया है। कोई बहुत छूट नहीं दी गई है, उसको रैशनलाइज किया गया, उसको रैशनलाइज किया गया। लेकिन उसको रैशनलाइजेशन पर और उसको रैशनलाइजेशन पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, इनकम टैक्स रिटर्न जो हम फाइल करेंगे उनकी प्रोसेसिंग 16 दिनों में हो जाएगी। पहले इसका कोई पहले में कई महीने लगते थे। ये समय बहुत घटा दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर मैं निराशा वाले पॉइंट अगर ढूंढूं, मुझको नेता बनना पड़ेगा की भाषा बोलनी पड़ेगी, शब्द जाल भाषा जो नेता बोलते हैं। तो जैसी परिस्थितियां हैं अर्थव्यवस्था की और जैसी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है और रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इंटरनेशनल ग्रेन प्राइस में क्रूड ऑयल के प्राइस ग्लोबल सप्लाई चेन में जो बाधाएं हैं वो अभी बनी हुई हैं। उसके चलते पूरे वेस्टर्न इकोनॉमी में मंदी की भी आशंका लगातार बनी हुई है। तो आशंका लगातार बनी हुई है, प्रभाव पड़ना शुरू इंडिया के एक्सपोर्ट पे खास करके डायमंड के एक्सपोर्ट में कमी आई है, खास करके डायमंड के एक्सपोर्ट में कमी आई है। सूरत में लगभग 60,000 नौकरी भी जा चुकी है इसके चलते, ये सारी हेडविंड और ये सारी हेडविंड बनी हुई है। और इसमें बनी हुई है ऐसी इसमें कोई ऐसी कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जो लॉस ऑफ रेवेन्यू रुपए है करीब 38,000 करोड़ रुपए है। जिस तरीके की जो टैक्स बॉयंसी है, डायरेक्ट टैक्स वो सरकार आसानी से इस कमी को पूरा कर सकती है। ऐसी कोई निराशा वाली बात बजट में नहीं दिखी। तो मेरा जो अगला सवाल है वो रोजगार पैदा करने के लिए बजट में आपको कोई नई पहल दिखाई दे रही है? बजट में आपको कोई नई पहल दिखाई दे रही है? बता दूं कि मैं अभी बात कर रहा था कि कौन से इसमें नए अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। पहला मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोविजन किया गया है, कोलेटरल फ्री फंड्स अवेलेबल होंगे एमएसएमई सेक्टर को। दूसरी बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर डिलेड पेमेंट से काफी परेशान रहता है, यानी कि जो माल वो सप्लाई करते हैं बड़ी कंपनियों को, उनका समय से भुगतान नहीं हो पाता। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जो लिया गया है वो ये है कि यदि वो समय से पेमेंट नहीं करेंगे तो वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक एमएसएमई का पेमेंट नहीं होगा तब तक उनको डिडक्शन करने का जो है अधिकार नहीं होगा। इससे एक तरह का डिसिप्लिन लार्ज इंडस्ट्रीज में पैदा होगा और स्मॉल इंडस्ट्री को टाइम से पेमेंट मिलेगा। इसमें सरकार ने अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन से ये समस्या काफी हद तक दिक्कत दूर हो सकती है। तीसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, खासकर गवर्नमेंट सप्लायर्स जो हैं उनको फायदा देने वाली। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में एमएसएमईज जो है वो सरकार को सप्लाई करते हैं, और इसलिए भी है क्योंकि 25% सेंट्रल गवर्नमेंट की परचेजेस में जो हिस्सेदारी है वो निश्चित की गई है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। लेकिन जो कोविड का पीरियड था उस दौरान बहुत सारे लोग समय से अपना जो प्रोजेक्ट्स है या जो उनके ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोडक्शन रुका हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लॉजिस्टिक्स नहीं थी, इंस्पेक्शंस नहीं हो पाए, और समय से ऐसा ना होने की वजह से उन पर पेनल्टीज भी लगी। बहुत सारे लोगों की बैंक गारंटीज को फॉरफिट कर लिया गया, पास परफॉर्मेंस गारंटीज को फॉरफिट कर लिया गया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जो इसमें दिया गया है बजट में कि ऐसे सभी केसेस में 95% जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो वापस कर दिया जाएगा।
तो इससे जो एक बड़ा तबका जो प्रभावित हुआ था एमएसएमई सेक्टर का, और हम सब लोगों ने मिलकर आवाज उठाई थी, वो उन्होंने आज कर दिया। एक और जो नया इनिशिएटिव इस बजट में किया गया है, देखिए अब तक क्या था कि 2 करोड़ रुपए तक यदि किसी की टर्नओवर है तो उसको स्टेचुटरी ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती थी। इस लिमिट को 2 से 3 करोड़ रुपए कर दिया गया, और इन द केस ऑफ प्रोफेशनल 50 लाख से 75 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी खासकर जो छोटे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए काफी अच्छी राहत की खबर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसा अभी आपने भी कहा कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे क्षेत्रों में किया गया है। देखिए 2 तरीके हैं डिमांड क्रिएट करने के। एक तो यह है कि हम डोल दे दें, कैश दे दें, और उसका कितना इम्पैक्ट होगा हम ये नहीं जानते। दूसरा एक अच्छा तरीका है कि हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें। उसके फायदे 2 होते हैं। एक तो उससे भी डिमांड क्रिएट कर होती है, क्योंकि कुछ कंपनियां उसको पूरा करेंगी, छोटी बड़ी मिलके, कुछ बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, उनके हाथ में कुछ कैश आएगा, वो अल्टीमेटली डिमांड जनरेट करता है। और जो अच्छी बात दूसरी ये होती है कि उसके साथ साथ एक एसेट क्रिएट हो जाता है जो आने वाले वर्षों में आपको पेबैक करता है। तो एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट है। तो जो 10 लाख करोड़ रुपए के करीब का इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन किया गया है, जो कि बहुत अभूतपूर्व है और बोल्ड है, और मुझे लगता है कि इससे जो बॉयंसी है इकोनॉमी में वो आएगी। एमएसएमई सेक्टर को तो निश्चित रूप से फायदा होगा। खासतौर पर जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ ये है, हाउसिंग के अंदर बहुत अच्छा बड़ा प्रोविजन किया गया है पीएम आवास योजना के माध्यम से। मैं आपको बताता चलूं कि जब हम एक छोटे घर की कल्पना करते हैं, तो यदि उसमें से आप स्टील को और सीमेंट को निकाल दें, तो उसके अलावा जितनी भी चीजें घर में आप देखते हैं वो सभी के सभी एमएसएमई सेक्टर से आती है। चाहे वो फैन है, चाहे वो दरवाजा है, चाहे वो ग्रिल है, फर्श का पत्थर है, ड्राइंग रूम बेडरूम में होने वाले बहुत सारे सामान हैं, कुल मिला, और चाहे आपके ड्रेपरीज हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारा डिमांड क्रिएट करता है और उनकी ग्रोथ में बड़ा सहायक होगा। तो कुल मिला के मैं बजट को बहुत ही पॉजिटिवली देखता हूँ और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। ये तो निश्चित नहीं कह सकते कि 7% ग्रोथ होगी या नहीं, पर 6% से ऊपर ग्रोथ तो अवश्य होनी चाहिए। जी, थैंक यू सर। जी, तो मेरा जो अगला सवाल है सर वीरेंद्र, तो मेरा जो अगला सवाल है चुनाव सबसे से पहले आपसे कि जो रेवड़ी का चुनाव से इंतजार पहले कर रहे लोगों रेवड़ी का का इंतजार क्या कर अभी रहे लोगों का इंतजार क्या करना अभी होगा? रेवड़ी इंतजार मतलब करना जैसे होगा फ्री रेवड़ी की जो मतलब सुविधाएं दी जा रही हैं, फ्री की जो बिजली सुविधाएं पानी दी जा की, रही हैं, उससे बिजली है पानी की, उससे देखिए है। आपको याद होगा राष्ट्रीय रेवड़ी कल्चर के बारे में बात की थी, रेवड़ी कल्चर के बारे में बात की थी, और केंद्र सरकार ने पिछले 7-8 सालों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से ये जो फ्रीबी या रेवड़ी कहते हैं या रेवड़ी कहते हैं, इस संस्कृति पे लगाम लगाई है, इस संस्कृति पे लगाम लगाई है और उसने बहुत ही इम्पोज किया है। जैसा कभी भाजपा साहब ने कहा, जैसा कभी भाजपा साहब ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर जो लाभ मिलता है पीएम आवास जो लाभ मिलता है पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला स्कीम हो, उज्ज्वला स्कीम के चलते अगर गैस सिलेंडर मिले, लोगों को अगर गैस सिलेंडर मिले, नई फैक्ट्रियां लगी जो केवल गैस सिलेंडर बना रही हैं, जो केवल गैस सिलेंडर बना रही हैं, वो एक फैक्ट्री में एंसिलरी के जो तमाम वेंडर जुड़ते हैं, जो तमाम वेंडर्स जुड़ते हैं, सब लोग एमएसएमई की होते हैं, तो एमएसएमई की होते हैं। तो और केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने पर रोक लगाई है, ये लोगों को फ्री बांट लगाई है, ये लोगों को फ्री बांट देना, जिस तरीके से यूनिवर्सल बेसिक तरीके से काम कर रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे काम कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ अभी हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट सोमैया कांति घोष राज्यों के 48 करोड़ राज्यों के 48 करोड़ लोगों को साल में कैश जा रहा है, और जो कैश जा रहा है सब्सिडी मिलती, और जो उनको तमाम तरह की सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इरिगेशन पर, सिंचाई पर, स्वास्थ्य इरिगेशन पर, बिजली पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, खाद्यान्न पर, जो तमाम तरह की खाद्यान्न देती है, जो तमाम तरह की कर दिया जाती है, अगर 5,000 या 7,000 रुपए उनके 5,000 या 7,000 रुपए दिया जाए खाते में, एक और सेक्टर फर्टिलाइजर जाए, अगर ये दिया जाए फर्टिलाइजर, इसका लाभ अगर ये दिया जाना होगा, इसका लाभ जनता तक जाना होगा। केंद्र सरकार के स्तर पर तो अब फ्रीबीज की संस्कृति समाप्त हो चुकी है, और केंद्र सरकार जो है जिस तेजी से डिजिटाइज कर रही है पूरी तेजी से डिजिटाइज कर रही है पूरी उसके सीधा लाभ जनता को पहुंच रहा है, सीधा लाभ
प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कहा है, वित्त मंत्री ने आज अपने भाषण में कहा है, जो 2022 में लेन-देन हुआ है, जो कैश हमारा लेन-देन हुआ है, अभी लगभग 400 लाख करोड़ पहुंच रहा है, लगभग 400 लाख करोड़ पहुंच रहा है, 125 लाख में लेन-देन 125 लाख, ये बहुत ही एनकरेजिंग फिगर है, ये एनकरेजिंग फिगर है कि हमारी डिजिटाइजेशन लेवल पे गया है, डिजिटाइजेशन ऑफ फिनटेक कंपनी जो है अब फिनटेक ज्यादा पॉपुलर हो गई है, अब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, चलिए कि अब जो है ये मान के चलिए कि अब जो है उस तरह के लोग चाहते हैं डिलीवरी, लोग चाहते हैं डिलीवरी गन्ना का, यूपी में इस साल गन्ना का उत्पादन शुरू किए हुए 3 महीने से ऊपर हो रहा है, शुरू किए हुए 3 महीने से ऊपर हो रहा है सरकार ने, लेकिन 2022-23 का गन्ने का समर्थन 2022-23 का गन्ने का समर्थन मूल्य, लेकिन अभी चीनी मिलें लगातार करंट पेमेंट किसानों को लगातार करंट पेमेंट किसानों को कर रही हैं, 12,000 करोड़ रुपए का पेमेंट, किसानों में कोई नाराजगी नहीं कि साहब आपने 22-23 में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया क्यों नहीं, या आपने अनाउंस क्यों नहीं किया। तो असली चीज है कि जनता तक जो है उस स्कीम का लाभ उन तक पहुंचे। अगर वो पहुंच रहा है तो कोई शिकायत नहीं होगी। और जहां तक फ्रीबीज की बात है, आपको मालूम ही है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में जितने लाभार्थी थे लगभग 80 करोड़, उनको 2023 में भी जो है अंत्योदय योजना वाले जो लाभार्थी है उनको गेहूं चावल फ्री मिलेगा। तो बस यही है फ्री, बाकी तो बजट में ऐसी किसी रेवड़ी की मैंने तो कोई घोषणा कहीं देखी नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से संबंधित तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पीपुल्स टेक। नमस्कार।